डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे सारे दोस्तों, मेरे सारे विद्यार्थियों, आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी के साथ में मैं आपके सामने हूं और वो खुशखबरी है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का नोटिफिकेशन, जो आप लोगों को काफी अच्छे से पता है कि आ चुका है और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो सारी चीजें होने वाली है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। फिलहाल आज की जो टैगलाइन है वो है सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। ठीक है, ये सबसे बढ़िया होगी उन विद्यार्थियों के लिए जो ये सोचते हैं कि मैंने अभी 12th पास किया है, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अभी 12th पास किया है, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या मैं देश की सेवा के लिए काम कर पाऊंगा। अगर ये सारे प्रश्न उसके हैं तो वो इस टैगलाइन को जो है वो जीवन भर तैयार रखें, जीवन भर याद रखें कि सफलता जो होती है वो कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। वो सिर्फ मोहताज होती है तो आपकी मेहनत की, और आपको मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो 12th पास करते ही आ गई है। सो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, किस तरीके से चीजों पर हमें काम करने वाले हैं। सो फटाफट से पहली चलिए देखिए, आज जो है वो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपना सभी का होता है, भारतीय सेना में भारतीय सेना का बेस जो लगाने का सपना होता है वो सभी का होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे किसी तरीके से भारतीय सेना में काम करने का मौका मिले, क्योंकि वहां आदमी जो है वो पैसों से ज्यादा सेंटिमेंट पे काम करता है। उसके लिए देश के लिए काम करना एक बड़े सम्मान और गर्व की बात है। तो अगर आप सपनों को उड़ान भरते देखना चाहते हैं, ठीक है, ये टैगलाइन मैं आपको दे रहा हूं भारतीय वायुसेना की तरफ से इस नोटिफिकेशन को देखते हुए कि अगर आप सपनों को उड़ान भरते देखना चाहते हैं तो भारतीय वायुसेना में आपका स्वागत है। तो चलिए समझते हैं भारतीय वायुसेना में जो है वो रिक्वायरमेंट किस तरीके से आई है, कौन कौन सी चीजें, आपका एज क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, कौन से फेज होंगे, स्टेज होगी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस होने वाला है। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको नोटिफिकेशन में जानना जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ए नोटिफिकेशन इज, क्या होनी चाहिए भैया, डेट पता होना चाहिए। जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का नोटिफिकेशन आया है उसकी जो सबमिशन डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो कब से है, 22 जनवरी 2021। 22 जनवरी 2021 से जो है वो डेट शुरू हो रही है। 22 जनवरी 2021 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, जो है वो एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर, या आप किसी और सोर्स से भी, आपको नीचे भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे फिल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो लास्ट डेट आपकी जो सबमिशन की लास्ट डेट होने वाली है बच्चे, वो होने वाली है आपकी 7/2/2021, 7 फरवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 22 से स्टार्ट होकर 7 फरवरी तक फॉर्म चलेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको शुरुआत में ही फॉर्म फिलअप कर देने हैं बच्चे, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ में फॉर्म को फिल कर देना है। और इस बार हमारे पास में भारतीय वायुसेना का वो तमगा, भारतीय वायुसेना का वो बेस जो है वो होना चाहिए। चलिए एग्जाम कब होने वाली है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं बच्चे। एग्जाम होने वाली है 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 के बीच में। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिनों में से जो है वो आपकी एग्जाम होगी। तो आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। सारी चीजों पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्या क्या चीजें होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो एक नोटिफिकेशन के लिए होनी चाहिए वो है डेट, अप्लाइंग डेट है 22 जनवरी, जो है वो लास्ट डेट है 7 फरवरी, और एग्जाम डेट है 18 से 22 अप्रैल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली मैरिड अनमैरिड मेल कैन अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड हैं और मेल हैं। इस नोटिफिकेशन में एक्स वाई ग्रुप में जो है वो बच्चियों को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, लड़कियों के लिए ये ग्रुप नहीं है। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और वो भी शर्त है कि वो अनमैरिड होना चाहिए। चलिए इसके बाद में देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में और बहुत सारी चीजें जो बच्चे का हमेशा से प्रश्न रहता है कि सर एज क्राइटेरिया क्या होगा, किस एज के बच्चों को लिया जाएगा, किस ग्रुप एज के बच्चों को लिया जाएगा। तो बच्चे बात को क्लियर करें, बात को अच्छे से समझ लें कि कैंडिडेट की जो जन्म दिनांक है वो कब होनी चाहिए। वो 16 जनवरी 2001 से कैंडिडेट का जो जन्म है वो कब से होना चाहिए, 16 जनवरी 2001 और 29 दिसंबर 2004 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004
2004 के बीच में उसका क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, और बोथ डेट इंक्लूड की गई है। ठीक है, इसका मतलब जिसका 16 को है वो भी इंक्लूडेड है, और जिसका 29 को हुआ है, कोई बच्चा 29 दिसंबर को जन्मा है 2004 को, तो वो भी इसमें इंक्लूड माना जाएगा। आप इस बारे में निश्चिंत रहें, ये आपका डेट क्राइटेरिया है, ये आपका डेट क्राइटेरिया है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर आप फिल कर पाएंगे, डेट क्राइटेरिया के आधार पे भी आप फिल कर पाएंगे। अब देखिए, एक अच्छा नोट आपको मैं बता दूं कि आपकी उम्र का क्राइटेरिया किस आधार पे तय होता है बच्चे, वो होता है कि आप जिस दिन रिक्रूट होके एयरफोर्स ज्वाइन करने जाएं, उस दिन आपकी अपर एज जो है, जो मैक्सिमम एज है, वो कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए, 21 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 21 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सारी प्रोसेस के बाद की बता रहा हूं मैं, ठीक है, सारी प्रोसेस के बाद की बता रहा हूं। 21 साल से कम उम्र में ही आपको जो है वो रिकमेंड किया जाएगा, आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। चलिए, एज क्राइटेरिया के बाद में अगली जो बात होने वाली है, सो चलिए आ जाते हैं अपन क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या होनी चाहिए। अगर आप रिक्वायरमेंट को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। चलिए, ग्रुप एक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे, ग्रुप एक्स में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट, यानी 10+2 होनी चाहिए, जो इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसमें, आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश आपका वहां सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर बच्चे आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा जो है वो ग्रुप एक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। चलिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर इसमें और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होने के साथ साथ में बच्चे आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में भी इंडिविजुअल तरीके से 50% मार्क्स होना आवश्यक है। इसके अलावा एक्स ग्रुप में और कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने पास किया हो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में 3 साल का, 3 वर्षीय डिप्लोमा का किसी बच्चे ने कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है, किसके लिए, एक्स ग्रुप के लिए। चलिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, मैं इजीली इस बात को आराम से समझा देता हूं कि वाई ग्रुप में बच्चे आपके पास 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट। एनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट, यहां सबसे ज्यादा समझने लायक बात यह होगी कि अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं, या अगर आप साइंस से हैं, यह मायने नहीं रखता, आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास होना जो चाहिए वो है बच्चे 50% मार्क्स। 50% मार्क्स अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप किसी भी ग्रुप से हैं तो आप एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड हैं, वहां आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए, विद इंग्लिश में भी आपके 50 नंबर आने चाहिए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के पेपर में से 50% मार्क्स आने कंपलसरी है। ये आपका होता है वाई ग्रुप के लिए। किसके लिए होता है, वाई ग्रुप के लिए। तो बच्चे वाई ग्रुप के लिए ये चीज अच्छे से तैयार कर लेना। उन बच्चों के लिए ये रामबाण होगा जिस बच्चे की ये हमेशा से इच्छा रही थी कि वो एयरफोर्स में जाएं, वो भारतीय सेना में जाएं, लेकिन गलती से कुछ कारणोंवश वो साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी नहीं रह पाया, वो आर्ट्स या कॉमर्स का विद्यार्थी है। अगर वो भी चाहता है कि वो भारतीय सेना में सेवाएं दे तो वो क्या कर सकता है, भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकता है वाई ग्रुप के माध्यम से। किस माध्यम से, वाई ग्रुप के माध्यम से वो उसे ज्वाइन कर सकता है। चलिए, इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करते हैं कि और कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो बच्चे इसमें एक पोस्ट और है, वाई ग्रुप में 2 टाइप की पोस्ट है, जिसमें से सेकंड पोस्ट कौन सी है, मेडिकल असिस्टेंट की। सेकंड पोस्ट कौन सी है, मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। और इस मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10+2, इंटरमीडिएट, और इक्विवेलेंट होनी चाहिए एग्जाम में आपके फिजिक्स, उसके अलावा आपकी केमिस्ट्री, उसके अलावा बायोलॉजी और उसके अलावा इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में 12th में होने चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में 12th में होने चाहिए। टेक्निकल ग्रुप की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है मेडिकल ग्रुप की। मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं भारतीय वायुसेना को तो आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश जिसका सब्जेक्ट रहा है, यानी मैं कहूंगा एक तरीके से बायो स्ट्रीम का जो विद्यार्थी रहा है बच्चे, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और सेम कंडीशन उसके साथ अप्लाई होगी कि उसे मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ ही मिनिमम 50% मार्क्स होने के साथ ही इंग्लिश में भी उसके 50% मार्क्स
होने चाहिए। ये आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तय किया है भारतीय वायुसेना ने। चलिए इसके बाद में बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बाद में और कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे बढ़िया बात, बहुत सारे बच्चों के आपके जितने प्रश्न हैं बच्चे, मैं सबके जवाब दूंगा एक एक करके जो आपके मन में प्रश्न रहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे आपको मैं बता दूं कि कौन कौन बच्चा किस तरीके से अप्लाई कर सकता है। चलिए तो सबसे पहली बात हुई आपकी कैंडिडेट eligible for group X examination on the basis of intermediate और 10+2 are also eligible for group Y। देखो जो कहने की बात है वो ये है बच्चे कि जिसने X ग्रुप को फिल किया है वो Y को भी फिल कर सकता है। जिसने X ग्रुप को फिल किया है वो Y को भी फिल कर सकता है। Y वाला तो X में नहीं जाएगा ना, जिसको सिर्फ Y फिल करना है वो तो X में नहीं जा सकता। चलिए लेकिन X ग्रुप का बच्चा जो है वो Y में भी फिल कर सकता है। X ग्रुप का बच्चा Y में भी फिल कर सकता है और वो दोनों को फिल कर सकता है, वो दोनों को फिल कर सकता है। वुड बी गिवन एन ऑप्शन ऑफ अपीयरिंग इन बोथ एग्जाम ऑफ ग्रुप X और Y। उसे क्या किया जाएगा, X और Y ग्रुप दोनों में बैठने के लिए जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा, जब आप बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप दोनों में फिल कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कैसे एग्जाम होगी। वहां आप दोनों को एक साथ में दे सकते हैं, X और Y ग्रुप वाले। X और Y ग्रुप वाले जो बच्चा X का है वो Y भी भर सकता है साथ में। दूसरी बात कौन सी है कि डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर ग्रुप एक्स ट्रेड ओनली। जो डिप्लोमा होल्डर हैं जिनके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप को ही दे सकते हैं, वो वाई ग्रुप को फिल नहीं कर सकते। डिप्लोमा होल्डर्स सिर्फ एक्स ग्रुप को फिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, बहुत सारे बच्चों को यह सवाल रहता है, बहुत बार मैंने जो है वो सुना है कि सर मेरे 49 पॉइंट कुछ % मार्क्स हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या वो 50% में काउंट होंगे? तो वो बिल्कुल भी 50% में काउंट नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसे 49% के आधार पर ही माना जाएगा। राउंडेड में उसे 50% नहीं माना जाएगा, राउंडेड में उसे 50% नहीं माना जाएगा। यह बात आपको क्लियर कर दूं मैं। तो जो 49% कुछ हैं तो वो बच्चे फिल नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद में। जो मैंडेटरी जो मेडिकल व्यूज हैं, जो स्टैंडर्ड है मेडिकल के जो तय कर रखे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन से हैं कि जनरली जो होता है वो मेडिकल स्टैंडर्ड एक्स और वाई में कौन कौन से हैं कि आपकी जो हाइट है, सबसे पहला मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका हाइट, वो मिनिमम एक्सेप्टेबल कितनी है, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल है 152.5 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर जो है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है। उसके अलावा चलिए ये सिर्फ किस में है, एक्सेप्ट IAFP में है एंड ऑटो टेक ट्रेड्स में है। उसके अलावा अगर आप IAFP में ट्रेड में जा रहे हैं तो 165 सेंटीमीटर होगा, 165 सेंटीमीटर होगा। और उसके अलावा अगर आप ऑटो टेक ट्रेड में हैं तो 162.5 जो है वो सेंटीमीटर होगा, 162.5 सेंटीमीटर आपका होगा। यानी आपकी जो हाइट रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। जो किसके लिए रहने वाली है, फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स। ये बात ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये उन बच्चों के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट से हैं या हिल स्टेट से हैं, जो गोरखा हैं, चलिए उनके लिए ये चीज रहने वाली है। और ऑटोटेक ट्रेड के लिए कौन सी रहने वाली है, 162.5 सेंटीमीटर रहने वाली है फॉर NE एंड हिल स्टेट्स, 165 सेंटीमीटर फॉर अदर स्टेट्स। और इसमें जो है वो कितनी रहने वाली है, 175 सेंटीमीटर फॉर अदर स्टेट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो वो रहने वाली है 165 और बाकी स्टेट के लिए रहने वाली है 175। अगर आप कौन से ट्रेड में जा रहे हैं, IAFP ट्रेड में आप जा रहे हैं। और ऑटोटेक ट्रेड में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी हाइट होने वाली है 162.5 किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए। और बाकी जो है वो अदर स्टेट के लिए रहने वाली है 165 हाइट आवश्यक है। चलिए अदर स्टेट के लिए बढ़ जाते हैं। मैंडेटरी मेडिकल में और कौन कौन से स्टैंडर्ड को देखा जाएगा उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तो सेकंड आपका हो जाएगा चेस्ट, सेकंड आपका हो जाएगा बच्चे चेस्ट। चेस्ट आपकी जो है वो एक्सपेंशन में कितनी मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर। एक्सपेंशन का अर्थ हुआ बच्चे फुलावट में, फुलावट में जो है वो कितनी मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मानी गई है या मांगी गई है। चलिए उसके बाद में अगर वेट की बात की जाए तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, हाइट और एज के। यानी आपका जो वेट है वो हाइट और एज के प्रोपोर्शनल जो है वो माना जाता है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि उसके बावजूद हाउएवर मिनिमम वेट आपका कितना होना चाहिए, 55 केजी। मिनिमम वेट आपका कितना होना चाहिए, 55 केजी होना ही चाहिए। ये आपके लिए है किसमें, जब आप असिस्टेंट जो है वो ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेशंस असिस्टेंट ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेट
वेट जो है वो 55 केजी होना चाहिए, जो है वो 55 किलो वजन आपका होना चाहिए। इसके बाद में आपको मैं एक चीज बता दूं, जो कॉर्निया सर्जरी है, जो कॉर्निया सर्जरी है बच्चे, वो अलाउड नहीं है। पीआरके और LASIK जो लासिक है इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो अलाउड नहीं है। अगर आपने आंख में उसकी सर्जरी करवा रखी है, उसमें जो है वो किसी तरीके की सर्जरी आपने आंख की करवाई है, तो वो अलाउड नहीं है, वो मेडिकली बाहर हो सकता है बच्चा। चलिए हियरिंग की बात करें तो अगर किसी को 6 मीटर की डिस्टेंस से सुनाई नहीं देता, 6 मीटर की डिस्टेंस पे किसी की बात सुनाई नहीं देती, तो उसे भी क्या माना जाएगा, हियरिंग लॉस माना जाएगा, वो भी मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सही नहीं है। एंड द लास्ट वन डेंटल, डेंटल की अगर बात की जाए तो आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल आपके दांतों की जो साइज है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई बार अपन देखते हैं कि कुछ बच्चों के दांत इधर उधर होते हैं, तो वो आपके लिए मेडिकली थोड़ा सा समस्या कर सकती है, तो इस बारे में आप ध्यान दें। और डेंटल पॉइंट कितने होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ये पॉइंट्स आपको डेंटिस्ट देगा भैया। डेंटिस्ट के पास जब आप चेकअप करवाएंगे तो वो बताएगा कि आपके दांतों को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए इसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद में अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसके बारे में बच्चा सबसे ज्यादा सोचता है कि सर मैं भारतीय वायुसेना में देश सेवा तो करूंगा, देश सेवा तो करूंगा, लेकिन मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है, मेरे कुछ आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको कैसे वहन कर पाऊंगा, क्या भारतीय सेना मुझे किस तरीके से पैसा देगी और कितना पैसा वो मुझे दे पाएगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो पे और अलाउंस है वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो दिया जाता है सबसे पहले आपका जब ट्रेनिंग पीरियड होगा, सबसे पहले आपका जब ट्रेनिंग पीरियड होगा तो उस टाइम पे आपको मिलेगा 14,600 रुपए पर मंथ, 14,600 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसके साथ में आपके कुछ अलाउंसेस भी हैं, कुछ वेतन भत्ते भी हैं। चलिए इसके अलावा जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग पीरियड के बाद में, प्रोबेशन के बाद में जब आप शुरुआत करते हैं तो एक्स ग्रुप की जो सैलरी रहने वाली है, एक्स ग्रुप वालों की जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है बच्चे, 33,100 रुपए पर मंथ, 33,100 रुपए पर मंथ। और वाई ग्रुप की जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 26,900 रुपए, 26,900 रुपए। अब नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है विद अदर अलाउंसेस एंड पर्क्स, ठीक है, बहुत सारे वेतन भत्ते, इसमें जो अलग अलग प्रकार के भत्ते हैं, जो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं वो भी इसमें जोड़ी जाएगी, जैसे HRA हैं, DA हैं, TA हैं, डेली अलाउंस हैं, ट्रेवल अलाउंस हैं, आपके मेडिकल खर्चे हैं, वो सारी चीजें इसमें जोड़ी जाएगी। और मैं अप्रोक्सीमेशन में बता दूं कि एक्स ग्रुप की सैलरी अप्रोक्सीमेट 45,000 बनती है, अप्रोक्सीमेट 45,000 प्लस बनती है। और वाई ग्रुप की जो सैलरी है वो अप्रोक्स जो है वो 40 के आसपास की रहती है, 40 के आसपास की रहती है, 39, 40 और 41 के आसपास की रहती है। तो ये सैलरी का क्राइटेरिया है, आप बिल्कुल बिंदास होके बेझिझक होके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज भी, पे और अलाउंसेस भी इसके काफी अच्छे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर एग्जाम की सीक्वेंस क्या रहेगी, एग्जाम का सीक्वेंस क्या रहने वाला है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम का सीक्वेंस जो है वो 3 फेज में जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, 3 फेज में आपके एग्जाम का सीक्वेंस कंप्लीट किया जाएगा। पहला फेज होगा आपका एग्जामिनेशन, CBT जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें किस तरीके का पेपर होगा, क्या क्या चीजें आएगी, तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं कि ग्रुप एक्स का जो पेपर है, जिन बच्चों ने सिर्फ ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई किया है उनको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो बच्चे उनको एग्जाम में जो CBT होगा, फर्स्ट फेज होगा, उसमें क्या क्या आने वाला है, उनको ड्यूरेशन मिलने वाली है 60 मिनट की, यानी 60 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। और 60 मिनट में आपको जो पेपर देना होगा उसमें क्या क्या शामिल किए जाएंगे, उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसमें क्या क्या शामिल किए जाएंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो 12 CBSE लेवल की चीजें हैं उसको शामिल किया जाएगा। इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को शामिल किया जाएगा किसमें, एक्स ग्रुप में, किसमें, एक्स ग्रुप में शामिल किया जाएगा। जबकि वाई ग्रुप की अगर बात करें, जो बच्चे किससे नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो बिल्कुल बिंदास हो जाएं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था भारतीय वायुसेना ने कर रखी है। उन्हें 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 45 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। और 45 मिनट में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, और उनमें से एक होगा आपका अंग्रेजी विषय, इंग्लिश विषय, उसके अलावा आपका होने वाला है रागा। रागा कहते हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को, किसे कहा जाता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को कहा जाता है, जहां 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को देखने को मिलेंगे और बाकी के 30 क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं, रागा के आने वाले हैं। कुल मिला के 50 नंबर का मैट्रिक्स में रहता है आपके वाई ग्रुप में, जो बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का आता है, बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का आता है। इसके ठीक बाद में
अगर आप बात करें किसकी, फेज फर्स्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दोनों ग्रुप के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स वाला बच्चा दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आप एक्स और वाई अगर दोनों साथ में देना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग आपको एक्स ग्रुप में 60 मिनट मिल रही थी, वाई ग्रुप में जो है वो 45 मिनट मिल रही थी, लेकिन अगर आप दोनों साथ में देना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको जो टाइम पीरियड मिलने वाला है वो मिलने वाला है बच्चे 85 मिनट, 85 मिनट आपको मिलने वाले हैं। एंड सेल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, इंग्लिश आने वाला है, फिजिक्स आने वाला है, मैथमेटिक्स आने वाला है, और उसके अलावा आपका रागा आने वाला है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपकी आने वाली है। जब आप एक्स और वाई ग्रुप दोनों दे रहे हैं, जब आप एक्स और वाई ग्रुप दोनों एक साथ में दे रहे हैं, तो उस समय आपके पास में 85 मिनट में आपको क्या क्या करने होंगे, आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और उसके अलावा रागा के क्वेश्चन करने होंगे। और जो मार्किंग पैटर्न है इनका, यानी किस हिसाब से मार्किंग करते हैं, किस हिसाब से जो है वो स्कोरिंग की जाती है, तो वो मैं आपको बता दूं बच्चे कि उसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी आप जो भी सही उत्तर देंगे उसके लिए कितना आपको नंबर मिलने वाला है, आपको 1 नंबर मिलने वाला है। हर सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। नील मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, क्वेश्चन से कोई छेड़छाड़ नहीं किए, जैसा था वैसा छोड़ दिया, उसमें कोई जो है वो गलत ऑप्शन आपने नहीं भरा है, तो उसका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। एंड द लास्ट वन विल बी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई गलत उत्तर दे रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से आपका 0.25 यानी 1/4 जो है वो मार्क्स काट लिया जाएगा। 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है। एयरफोर्स में माइनस मार्किंग होती है, बहुत सारे बच्चे इस बात से नासमझ हैं, नादान हैं, उन्हें लगता है कि माइनस मार्किंग नहीं होती, वो सारे क्वेश्चन कराते हैं गलत और सही। नहीं बच्चे, एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिलेक्शन बेस, ठीक है, सिलेक्शन अगर लेना है तो एक्यूरेसी आपकी होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ये सारी चीजें होती है मार्किंग पैटर्न की। इसमें मार्किंग पैटर्न में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको इनका इंडिविजुअल मेरिट भी क्लियर करना होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, आपको हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल मेरिट क्लियर करना होगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट क्लियर होती है। कैसे? अगर आप वाई ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश की अलग से और रागा की अलग से मेरिट जो है वो मिलेगी। इंग्लिश की अलग से और रागा जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है उसकी अलग से मेरिट मिलने वाली है, और दोनों को इंडिविजुअली आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो उसके बाद में आप मेरिट लिस्ट में जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपने एक में काफी अच्छा स्कोर किया है, एक में आपने 30 में से 30 मार्क्स भी बनाए हैं, जबकि दूसरे में आप इंडिविजुअली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आप भी वहां बाहर हो जाएंगे, आपको क्वालिफाई नहीं करवाया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं शो होगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 में क्या रहने वाला है? फेज 2 में आपके वेरिफिकेशन होने वाले हैं, जो आपका एलिजिबिलिटी है उसका वेरिफिकेशन होने वाला है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीजें फेज 2 में होने वाली है। और वहीं पे होने वाला है आपका पीएफटी। पीएफटी होता है बच्चे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें क्या होने वाला है, आपको 1.6 किलोमीटर की यानी 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर कितना हुआ आपका, 1600 मीटर की जो रेस है वो कितने मिनट में पूरी करनी होगी? 6 मिनट और 30 सेकंड में। 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा फिजिकल में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? 10 आपको पुशअप्स मारनी है, 10 आपको सिटअप्स मारनी है, उठक बैठक मारनी है, और 10 आपको क्या मारनी है? स्क्वाट्स मारनी है। बच्चे स्क्वाट्स क्या होती हैं? बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न रहता है, तो मैं आपको बता दूं, जो स्क्वाट्स होती हैं वो क्या होती हैं? जब उकड़ू बैठ के मतलब पैरों के बल बैठ के जो है वो जंप मारा जाता है बच्चे, उसे क्या कहते हैं? स्क्वाट्स कहते हैं। तो आपको जो है वो 20 क्या मारनी है? स्क्वाट्स भी मारनी है, और वो आपका होगा फेज 2। वो आपका होगा फेज 2, जहां आपका फिजिकल और जहां आपका वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन विल बी फेज 3। अगर आप रिक्वायरमेंट में हैं तो आपका फेज 3 होगा, और वो क्या होगा? आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे। और मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से जानने के लिए आप भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वहां से आपको हर तरीके से मेडिकली जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, किस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी बच्चे आज के नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें एज क्राइटेरिया, आपकी फीस, चलिए फीस का मैं बता दूं कि फीस जो है वो 250 रुपीज जो है वो इसका चार्ज है। बिल्कुल सर नॉमिनल से चार्ज है। आपको फीस जो है वो फीस की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, आपको अप्लाई करना है और अपने जोश और जुनून के साथ में जो है वो तैयारी करनी है। अब अगला प्रश्न जो आपका आएगा कि सर आपने इतना बेहतर तरीके से हमें बता दिया, मोटिवेट भी कर दिया, लेकिन हम तैयारी करें कहां से? तो भैया तैयारी करने के लिए आप लोग फटाफट से जाएं अपने मोबाइल में, और वहां आपको क्या करना है,
डाउनलोड करना है अपेक्स क्लासेस का ऐप। अपेक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करें और वहां आपके पास में एयरफोर्स के दोनों ग्रुप जो एक्स और वाई ग्रुप हैं, दोनों अलग अलग तरीके से जो है वो मतलब बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज में आपको क्या करवाया है, वहां पे बैच प्रोवाइड करवाया है, बैच आपको प्रोवाइड करवाया है। आप वहां से बैच देख सकते हैं। एक्स ग्रुप के जो चार्जेस हैं वो 3960 हैं और वाई ग्रुप के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, 3360 हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको बच्चे बता दूं। वहां आपको मिलने वाला है वीडियो क्लासेस आपको मिलने वाली है, ई नोट्स आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ हर टॉपिक की आपको मिलने वाली है और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी आपको मिलने वाली है। और मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल उन फैकल्टीज ने इस कोर्स को डिजाइन किया है जो अपने आप में अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। आप जुड़ जाएं, बेझिझक जुड़ जाएं अपेक्स क्लासेस के साथ में। और इसी के साथ में मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। सभी बच्चे मेरी तरफ से जो हैं वो ऑफिसर बने हैं और बनेंगे और बनते रहेंगे। सो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं